गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट थर्ड और एमए प्रीवियस के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन अर्थात आंतरगणन और बाह्य गणन से संबंधित इस चैप्टर में इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्सट्रपोलेशन क्या होता है, इनकी गणना करना क्यों ज़रूरी है और इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सांख्यिकी का चैप्टर है जिसे इस वीडियो के तहत समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें कि इनकी गणना की विधियां कौन कौन सी है और गणना किस तरह से की जाती है। विद्यार्थियों ध्यान दें, कई बार यह होता है कि हम जब सांख्यिकी की गणना करते हैं तो सांख्यिकी की गणना करते समय जिस निश्चित कार्य समय अवधि की गणना करते हैं तो बीच में कुछ ऐसे सालों के अनुमान लगाना पड़ता है जो कि हमारे उसके आंकड़े यदि हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं तो हम जो हमारी पहले से आंकड़े जिस समय अवधि के दिए गए हैं उनसे के आधार पर यदि हम बीच की किसी समय अवधि के आंकड़ों की यदि गणना करें तो वह अंतर्गणन यानी इंटरपोलेशन कहलाता है। और यदि हम उसके बाद की अवधि के लिए यानी भावी अनुमान को यदि लगाते हैं तो वो जो है वह एक्सट्रपोलेशन या बाह्य गणन कहलाता है। सांख्यिकीय विश्लेषण और निर्वचन करते समय कभी कभी ऐसी अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि समग्र श्रेणी जो है वह पूरी नहीं होती है, उसमें से कुछ मूल्य अनेक कारणों से अज्ञात रह जाते हैं। यानी वह जो मूल्य है वह उस काल अवधि में हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। अब किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होते हैं यानी गणना न की गई हो या नष्ट हो गए हो या जो कोई स्थिति बनी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में समंकों में सही निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक हो जाता है कि आंकड़े जो दे रखे हैं उसमें से अज्ञात मूल्यों के कारण बीच बीच में स्थान खाली न हो। और यही नहीं, कभी कभी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मात्र भविष्य के आंकड़ों के पूर्वानुमान भी लगाना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार उपलब्ध समंक या उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर श्रेणी के बीच के अज्ञात मूल्यों को ज्ञात करना आंतरगणन कहलाता है और श्रेणी के बाहर का या भविष्य के मूल्यों को सांख्यिकीय अनुमान लगाना बाह्य गणन कहलाता है। तो ये आपको अंतर्गणन और बाह्य गणन की स्थिति को समझाने का प्रयास किया गया। फिर यह है कि अंतर्गणन को हम यदि एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझाएं कि यदि भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो जनगणना के जो वर्ष है, जनगणना के वर्ष सपोज 1951, फिर 61, उसके बाद में 1971, 1981, 1991 और 2001। और जनसंख्या करोड़ों में जो दे रखी है, जनसंख्या करोड़ों में 51 की मान लेते हैं 36.1 करोड़, फिर 43.9 करोड़, देन 54.8 करोड़ और उसके बाद में 81 के अंतर्गत 68.3 करोड़, 91 में 84.6 करोड़ और 2001 में 101.3 करोड़। अब ये जो आंकड़े दे रखे हैं, यदि इन आंकड़ों में आपको 1957 का यदि आंकड़ा पूछ लिया जाए, 57 का आंकड़ा या 1982 का या 1996 का आंकड़ा पूछा जाए तो आप इस दी गई गणना में जो 1951 से लेकर के 2001 के हमारे पास में आंकड़े उपलब्ध है, इसकी बीच की अवधि में यदि 1957 का या 1982 का या 1996 का यदि आंकड़ा पूछा जाए तो उसे ज्ञात करने की जो विधि है वह इंटरपोलेशन यानी अंतर्गणन कहलाएगी। और यदि हमें 2001 के बाद का, सपोज 2011 का या इससे पहले का, मान लेते हैं 1941 का आंकड़ा यदि पूछा जाए तो उसे ज्ञात करने की विधि जो है वह बाह्य गणन या एक्सट्रपोलेशन कहलाएगी। अब इनको ज्ञात करने का जो मेथड है
यह मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का। पहला है बिंदु रेखीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। इन दोनों विधियों के आधार पर हम अंतर्गणन और बाह्य गणन की आकलन करते हैं। अब यदि हम सबसे पहले बिंदु रेखीय विधि की बात करें तो यह अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की सबसे, जिसे कहना चाहिए, सरल रीति है। इस रीति में जो स्वतंत्र चर मूल्य दिए गए होते हैं उन्हें हम क्षैतिज अंश पर, जैसे आपको एक ग्राफ पेपर की सहायता से बिंदु रेखीय रीति में इनका आकलन करना पड़ता है। तो जो स्वतंत्र चर होते हैं उनको एक्स अक्ष पर लिख लेते हैं और मान लेते हैं कि जनसंख्या संबंधी जो है तो ये जनगणना के वर्ष यहाँ आ जाएंगे आपके, और इस साइड में जनसंख्या के आंकड़े आ जाएंगे वाई अक्ष पर जो निर्भर है। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र चर और ये हो जाएंगे निर्भर चर कि किस किस साल में कितना कितना जनसंख्या रही। इन बिंदुओं को आधार पर हम दिए गए आंक जो है उसके आधार पर यदि ग्राफ पेपर में आंकड़ों को मिला लेते हैं और मिलाकर, जैसे आपको ये दे रखे हैं कि 51 में जो जनसंख्या थी वह 36.1 थी, फिर 61 में 43.9 रही, फिर 71 में जो है 54.8 रही, और फिर 68 में 81 में 71 में 54.8, 81 में 68.3। तो हमने जनगणना के जो वर्ष दे रखे हैं वह ग्राफ पेपर पर हम एक्स अक्ष पर ले लेते हैं और उसके आधार पर जो आंकलन करते हुए जो दे रखी है जनसंख्या वो हम वाई एक्सिस पर लेकर के ग्राफ पेपर बनाते हैं। और उस ग्राफ पेपर पर जो हम चित्र जो डायग्राम खींचते हैं और उस डायग्राम के आधार पर फिर हमें जब वो रेखा चित्र बन जाता है दी गई समंक सूचनाओं के आधार पर, तो फिर उसमें हम जो सूचनाएं हमसे मांगी गई है उसके आधार पर हम ग्राफ पेपर पर लंब डाल करके जो है वह मांगे गए या पूछे गए वर्ष की जनसंख्या को हम अनुमानित कर सकते हैं। तो यदि वो पूछी गई जनसंख्या बीच के वर्षों की है, जैसा कि इस उदाहरण में आप देख रहे हैं 57 के, 82 की और 1996 की जनसंख्या का यदि हम अनुमान लगाएंगे तो वो कहलाता है जनसंख्या का जिसे कहना चाहिए आंतरगणन कहलाएगा। और यदि हम बाहर के वर्षों की तुलना करेंगे तो वो बाह्य गणन होगा। इसी सवाल को यदि हम एक ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ है इसको यदि हम देखें तो यह सवाल आपको ठीक अच्छी तरह से समझ में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप ये देखने का प्रयास करें कि जैसे ये ग्राफ पेपर जो आपको दे रखा है, इस ग्राफ पेपर में ये क्वेश्चन आपके सामने है जो आप में यहाँ पर एक्स अक्ष पर आपने 1951, फिर 61, 71, 81 और 1991 और 2001 दे रखा है। फिर क्या है कि 0 से लेकर 30 के बीच की ये डॉट रेखाएं इस प्रकार से ग्राफ में आंकलन करते समय जो पैमाना मानते हैं उसके समय के बीच की जो डॉट ये जो तिरछी रेखाओं से काट करके हमने 1 सेंटीमीटर पर डायरेक्ट जो है वो 30 ले लिया, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70, 80 करोड़ तक के रूप में हम 10-10 की पैमाने को मानते हुए ये वाई एक्सिस पर दर्शाया। और फिर हमने जब दी गई सूचनाओं के आधार पर देखिए 51 में पॉपुलेशन जो है 30 और 40 के बीच की, अर्थात जो आपके ये क्वेश्चन में दे रखी है 36.1, तो ये आपका ये ग्राफ पेपर में ये बिंदु हो जाएगा। फिर 61 में ग्राफ बिंदु पर जो आप डालेंगे वो ये बिंदु बन जाएगा। इसी प्रकार 71 में यह बिंदु बन जाएगा और 81 में जो है वो आपकी पॉपुलेशन को यदि आप ग्राफ पेपर के पैमाने के अनुसार बचा लेंगे तो वो जो है 68.3 है। आप देखिए 81 में 68.3 है और ये 68.3 जो है वो 70 से थोड़ा सा नीचे की ओर बिंदु होगा। इसी प्रकार हम 91 के और 2001 के आंकड़ों को जनसंख्या के इन डॉट डॉट वाली रेखाओं को मिला देंगे तो ये गहरी रेखा बन जाएगी ग्राफ पेपर में। अब रही बात हमें कि ये तो सूचना दी हुई है, अब हमें सूचना पूछी गई है कि 1900 मान लेते हैं कि जो सूचना आपसे पूछी कि 1957 में कितनी है, तो अब आप 57 को जो है वह 51 और 61 के बीच में मान लीजिए 57 है, इस 57 पर लंब डालिए यहाँ पर और फिर उससे वाई अक्ष पर देखेंगे तो ये जो है आपके पास में आंकड़े आ जाएंगे वो 42.6 होगा। इसी प्रकार दूसरा आपसे पूछा गया 1982 का है,
तो फिर इसी प्रकार आप 82 पर भी देखिए, ये आपके 81 के बाद में यहाँ से सीधी रेखा खींचे और फिर इधर वाई अक्ष पर डालेंगे तो 74.36 के आसपास ये आपको आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिंदु रेखीय विधि के अंतर्गत हम एक ग्राफ पेपर पर दी गई सूचनाओं को दर्शाकर और उसके बाद में हम जिन वर्षों की सूचना हमसे पूछी गई है वह उस रेखा चित्र में जो बिंदु डॉट डॉट रेखा से हमारे बनाया गया है उस पे ग्राफ पे लंब डाल करके हम पूछे गए वर्षों की जनसंख्या को आकलन कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम बाहरी जो भावी आंकड़े हैं उनका भी अनुमान कर सकते हैं एक्सट्रपोलेशन में विधि के तहत। तो विद्यार्थियों, यह आपको जानकारी दी कि किस प्रकार बिंदु रेखीय विधि में हम अंतर्गण की गणना करते हैं। और अब हम इस बिंदु रेखीय विधि का एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप उतारें और फिर उससे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके देखें। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरह से देखिए। यह क्वेश्चन जो है वह आपको पूछा गया है कि एक देश की जो राष्ट्रीय आय है वह 1930 से लेकर के 1950 की दे रखी है मिलियन डॉलर में, और 30 में 121 मिलियन डॉलर, 35 में 128 मिलियन डॉलर, 1940 में 136 मिलियन डॉलर, 1945 में 145 मिलियन डॉलर और 152 मिलियन डॉलर की दे रखी है। आपसे पूछा गया है कि इसके आधार पर एक बिंदु रेखीय विधि का प्रयोग करते हुए 1953 की और 1958 में कितनी राष्ट्रीय आय होनी चाहिए, इसका आपको आंकलन करना है। 30 से लेकर 1950 तक के दे रखे हैं, तो 1953 का आंकड़ा जो कहलाएगा वो आपका अंतर्गणन का हो जाएगा, और 1958 की जो गणना करेंगे वो आपका बाह्य गणन का हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन में आपको जो है जो दिए गए आंकड़ों में इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन दोनों ज्ञात करने हैं। आप विद्यार्थियों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा अच्छी तरह से देख करके। मैंने जैसे पहले एक क्वेश्चन समझाया था जनसंख्या संबंधी, उसी आधार पर इसे ग्राफ पेपर पर बना करके 1953 और 1958 की संख्या नेशनल इनकम की ज्ञात करनी है। विद्यार्थियों, इस संबंध में कोई भी समस्या हो तो आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। आगे एक नए सवाल के साथ एक वीडियो लेकर के जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।